हेलो दोस्तों, नमस्ते भाई, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? कैसा महसूस कर रहे हैं? चलिए मेरे दोस्तों, सवाल नंबर 23। रेशियो मेरे दोस्तों हम पढ़ रहे हैं और आज रेशियो को पढ़ के मजा आएगा, आपको आनंद आएगा। देखिए, ध्यान से समझने की कोशिश करेगा। रेशियो में आप सभी लोगों ने सवाल देखे क्योंकि पेपर में ना नंबर ऑफ कॉइन्स वाले क्वेश्चन आते हैं, सिक्कों वाले सवाल। तो आज हम सिक्कों वाले सवाल ही करेंगे। सबसे पहले जवाब दीजिए। सबसे पहले बेसिक सी बात, अब इतना तो आपको जानकारी होनी चाहिए कि 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं, ठीक है ना। ये बताओ, हृदय ओपन्ड हर पिगी बैंक एंड फाउंड कॉइन्स ऑफ डिनोमिनेशन 1 रुपए, 2 रुपए, 10 रुपए। 1 रुपए, 2 रुपए, बीच में 5 रुपए मिसिंग है। 1 रुपए, 2 रुपए और बीच में यहां पे 5 रुपए भी आएगा। भाई हृदय ने अपनी गुल्लक फोड़ी और उसमें 1 रुपए, 2 रुपए, 5 रुपए, 10 पैसे के कॉइन है। इन द रेशियो 10:5:2:1। किस रेशियो में है? इसमें लिए तो बहुत आसान है। ये सिक्कों की संख्या का रेशियो, नंबर ऑफ कॉइन्स, कॉइन का रेशियो ये है। अगर टोटल 72 कॉइन्स हैं तो आप बताइए कि उसके गुल्लक में जो सिक्के हैं उसकी कीमत क्या, उसकी राशि कितनी है मेरे प्यारे भाई। जैसे एक बात समझिए, अगर आपके पास 25 पैसे के कॉइन है और आपके पास 8 कॉइन है तो आप ये बताओ आपके पास कितने रुपए हैं। नंबर ऑफ कॉइन्स और वैल्यू ऑफ मनी का अलग अलग डिफरेंशिएट करना सीखिए। अगर आपके पास 25 पैसे के सिक्के हैं सपोज और आपके पास 8 सिक्के हैं तो कितने वैल्यू होगी? 25 पैसे गुणा 8 यानी कि 200 पैसे, दैट मीन्स 2 रुपए। क्लियर है? तो मेरे दोस्त एक बात जवाब दीजिए, अगर आपके पास 1, 2, 5 और 10 रुपए के सिक्के हैं, किस रेशियो में? 10:5:2:1 के रेशियो में। और अगर कुल 72 आपके पास सिक्के हैं तो सिक्कों की राशि आपसे पूछी है भाई, नहीं इसमेल। अच्छा, उसका हाँ भाई, अगर 1 रुपए के 10 सिक्के मेरे दोस्तों तो कितनी कीमत बनेगी? 10 रुपए बन जाएगी। अगर 2 रुपए के 5 सिक्के हैं तो कितनी कीमत बन जाएगी? 10 रुपए बन जाएगी। अगर 5 रुपए के 2 सिक्के हैं तो कितनी कीमत बन जाएगी? 10 रुपए बन जाएगी। और अगर 10 रुपए का एक सिक्का तो कितनी कीमत बन जाएगी? 10 रुपए बन जाएगी। तो टोटल कीमत बननी चाहिए मेरे दोस्तों 40 रुपए। 40 रुपए कीमत बननी चाहिए कि नहीं भाई? 1, 2, 5, 10 रुपए के सिक्के 10:5:2 के रेशियो में। तो 1 रुपए के 10 सिक्के तो 10 रुपए बनेगी। 2 रुपए के 5 सिक्के तो 10 रुपए कीमत बनेगी। 5 रुपए के 2 सिक्के तो 10। 10 रुपए का एक सिक्का तो कीमत कितनी होगी? 10। लेकिन मेरे प्यारे भाई, जो सवाल में बोला है कि कुल सिक्के 72 हैं, एक्चुअल में अगर आप ध्यान से देखेंगे कुल सिक्के हैं कितने? 1, 2, 5 और 10 रुपए के सिक्के हैं। सिक्के की संख्या का रेशियो नंबर ऑफ कॉइन्स का रेशियो है। कॉइन 10:5:2:1 के रेशियो में। तो टोटल कॉइन कितने हो रहे हैं? 5, 2, 7, 1, 8, 10, 18। टोटल कॉइन्स हो रहे हैं यहां पे 18। और सवाल में 18 की वैल्यू 72 कॉइन्स दे रखी है, 4 गुना। नंबर ऑफ कॉइन्स 4 टाइम्स है तो वैल्यू ऑफ मनी भी 4 टाइम्स होना चाहिए, यानी कि सिक्के गुल्लक में 40 ना होके 4 गुना 160 रुपए होंगे। 160 रुपीज इस क्वेश्चन का आंसर है। ये एग्जाम का पूछा हुआ सवाल है जो कि सबसे बेसिक क्वेश्चन है, ठीक है ना। चलिए अब आगे चलते हैं मेरे दोस्तों। हाँ, इस क्वेश्चन को थोड़ा प्यार से आप लोग समझने की कोशिश करिएगा मेरे दोस्त, बहुत ही प्रेम भाव से मैं आपको समझाऊंगा। एक बैग में 50 पैसे के, 25 पैसे के और 10 पैसे के सिक्के हैं। भाई 50 पैसे का मतलब होता है भाई 1/2 रुपए। एक बैग में 3 टाइप के सिक्के, 50 पैसे का मतलब 1/2 रुपए, 25 पैसे का मतलब 1/4 रुपए और 10 पैसे का मतलब 1/10 रुपए। एक बैग में इतने इतने के सिक्के हैं। सिक्कों की संख्या किस रेशियो में है? कॉइन्स जो है 7, 8, 3 के रेशियो में। नंबर ऑफ कॉइन्स का रेशियो कितना है मेरे दोस्तों? नंबर ऑफ कॉइन्स का रेशियो कितना है? तो आपका जवाब होगा सर 7:8:3 के रेशियो में। यानी कि 50 पैसे, 25 पैसे और 10 पैसे के जो सिक्कों की संख्या वो 7, 8, 3 के रेशियो में। अगर बैग में कुल 87 रुपीज हैं तो आपसे पूछा है कि 10 पैसे के सिक्के कितने हैं। ये जो आपके सामने दे रखा है नंबर ऑफ कॉइन्स का रेशियो दे रखा है, क्या आप यहां से वैल्यू ऑफ मनी का रेशियो निकाल लोगे? वैल्यू ऑफ मनी, क्या आप यहां से वैल्यू ऑफ मनी, पैसों की जो कीमत है उसका रेशियो निकाल लोगे? समझ रहे हो मेरी बात? जैसे यार अगर आपके सामने 50 पैसे, 25 पैसे, 10 पैसे के सिक्के,
50 पैसे का मतलब आधा रुपया। अगर आधे रुपए के सपोज आपके पास 7 कॉइन्स है तो कीमत कितनी हो जाएगी? अगर 50 पैसे के 7 कॉइन है तो कितनी कीमत हो जाएगी? तो आपका जवाब होगा सर जी 3.5 रुपए, 3.5 हो जाएगी कि नहीं? आप बोलोगे जी सर। 1/2 रुपए के अगर 7 सिक्के तो कितनी कीमत हो जाएगी? 3.5। 1/4, 25 पैसे के अगर 8 सिक्के तो कितनी कीमत हो जाएगी? 2। 1/4 गुणा 8 है भाई, बिल्कुल जरूरी है। पैसे को रुपए में चेंज करेंगे तभी तो कैलकुलेशन करेंगे आदित्य भाई। इन दोनों की अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो वैल्यू ऑफ मनी का रेशियो आ जाएगा। 1/10 रुपए के 3 सिक्के तो कितनी कीमत हो जाएगी भैया? 0.3। 1/10 गुणा 3 करोगे ना, 10 पैसे के 3 सिक्के तो कितनी कीमत बनेगी? 30 पैसा। 30 पैसे का मतलब 0.3 रुपीज। आप बोलोगे हाँ जी सर ये बात हमें अच्छे से समझ में आ गई, इसमें कोई परेशानी नहीं है। तो वैल्यू ऑफ मनी का रेशियो ये है मेरे दोस्तों। ये टोटल कितना हो रहा है? वैल्यू ऑफ मनी का रेशियो ये 3.5, 2 और 0.3, टोटल कितना हो रहा है? 3.8 और 2 5.8, टोटल हो रहा है मेरे दोस्तों 5.8। टोटल वैल्यू ऑफ मनी बन रहा है मेरे दोस्तों 5.8। जबकि सवाल के अकॉर्डिंग बैग में कुल कितने रुपए हैं? 87 रुपए, 87 रुपीज। तो आप मुझे बताओ कितने गुना है? ये कितने गुना हो रहा है? तो आपका जवाब होगा सर जी 29 से जाएगा। 29 दूनी 58, 29 या 87, 2 की वैल्यू 30 हो जाएगी तो 1 की 15, 15 गुना है। 15 पंजे 75 और 15 गुणा 8.12, 15 टाइम्स है। यानी कि मेरे दोस्तों अगर वैल्यू ऑफ मनी आपकी 15 गुना हो रही है तो नंबर ऑफ कॉइन्स भी 15 गुना होनी चाहिए। आपसे 10 पैसे के सिक्कों की संख्या, 10 पैसे के सिक्कों की संख्या 3 नहीं है, 15 गुना होनी चाहिए मेरे दोस्तों, यानी कि 45। तो 10 पैसे के 45 सिक्के हैं और बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी। आपसे 25 पैसे के सिक्के पूछेगा तो 15 गुना हो जाएगा, 15 अट्ठे 120, 120 बता देंगे। आपसे 50 पैसे 98 के सिक्के पूछेगा तो 15 गुना हो जाएगा, 15 सत्ते 105। तो 50 पैसे, 25 पैसे, 10 पैसे के जो कॉइन है वो 105, 120 और 45 कॉइन्स हैं। क्या सभी लोगों को यह बात समझ में आ गई? अरे हां या ना, कुछ तो बोलो। ये सबसे बेसिक सवाल होता है। कर लोगे? ये खासकर रेलवे और यूपी पुलिस के पेपर में ज्यादा आता है। जैसे ये वाला सवाल बताइए मेरे दोस्तों आपके सामने, ये क्वेश्चन है। हाँ जी, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? बहुत ही बढ़िया सवाल है। बढ़ेगा नीतू, अभी तो कुछ हुआ ही नहीं है। एक बैग में 1 रुपए 50 पैसे 25 पैसे के सिक्के हैं 5-6-7 के रेशियो में। तो भैया एक बैग में 1 रुपए के सिक्के हैं, एक बैग में 1 रुपए 50 पैसे का मतलब 1/2 रुपए और 25 पैसे का मतलब 1/4 रुपए के सिक्के हैं और सिक्कों की संख्या 5-6-7 के रेशियो में है। जो नंबर ऑफ कॉइन्स है ना मेरे दोस्तों, उसका रेशियो कितना है? नंबर ऑफ कॉइन्स का रेशियो 5-6-7 है। अगर बैग में कुल 390 रुपए तो प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की प्रत्येक प्रकार के कुल सिक्कों की संख्या, तो जो ऑप्शन 5-6-7 के रेशियो में होगा वो ऑप्शन आंसर हो जाएगा। ये नहीं है, ये भी 5-6-7 के रेशियो में नहीं है, ये 5-6-7 के रेशियो में है, 40 से जाएगा 5-6-7 बार, ये ऑप्शन करेक्ट है, ये नहीं। तो बाई ऑप्शन तो ये सवाल आधे सेकंड में ही हो जाएगा। लेकिन सॉल्व कैसे करेंगे? अब आपको एक बात पता है कि मुझे नंबर ऑफ कॉइन्स का रेशियो दे रखा है 5-6-7, तो मुझे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए वैल्यू ऑफ मनी का रेशियो निकालना होगा कि जो धनराशि है, अलग अलग सिक्कों की जो धनराशि बन रही है वो कितनी कितनी है। तो आपको पता है आपको 1 रुपए 1/2 रुपए 1/4 इस रेशियो को गुणा करनी होगी किससे? 1 से, 1/2 से, 4 से। अब यहां 2 आ रहा है, 4 आ रहा है। मैं कैलकुलेशन को आसान करने का भी तरीका बता रहा हूं। पिछले सवाल में डेसिमल में जा रहा था, अगर आपको डेसिमल्स में नहीं जाने देना है, इजी करना है, तो मुझे 2/4 करना होगा। अभी 2/4 से गुणा करनी होगी, तो क्यों ना 2 और 4 का एलसीएम उस पूरे रेशियो को आप लोग 4 से गुणा कर लो। अगर आप इस पूरे रेशियो को 2/4 कर आ रहा है ना, यहां पे 2-4 का एलसीएम 4, अगर मैं इस पूरे रेशियो को 4 से गुणा कर लू, 4 पंजे 20, 4 6 24, 4 7 28, तो इससे आपकी कैलकुलेशन आसान रहेगी। चाहे मैं 5-6-7 बोलूं, चाहे मैं 20 24 28 बोलूं, बात तो एक ही। आप बोलोगे हाँ जी सर।
अब आप बताओ भाई, अगर 1 रुपए के 20 सिक्के हैं तो कितनी कीमत बनेगी? 20 रुपए। अगर 1 रुपए के 20 सिक्के हैं कितनी कीमत बनेगी? 20 रुपए। आप बोलोगे जी सर 1/2 रुपए के 24 सिक्के कितनी कीमत बनेगी? 12। 1/4 रुपए का 28 सिक्के कितनी कीमत बनेगी? 7। तो टोटल कितनी कीमत बनी? 12, 7, 19 और 20, 39। टोटल वर्थ होगी सिक्कों की 39 रुपए। क्लियर है? आप बोलोगे जी सर। और सवाल में 39 की वैल्यू कितनी दे रखी है दोस्तों? 390 दे रखी है। कितने गुना है? 10 टाइम्स है, 10 गुना। नंबर ऑफ कॉइन्स भी मेरे प्यारे भाई 10 टाइम्स होने चाहिए। मतलब ये नंबर ऑफ कॉइन्स 10 गुना करेंगे तो 200 हो जाएंगे। 1 रुपए के मेरे दोस्तों 200 सिक्के हो जाएंगे। अब ये दो, क्या हो रहा है ये 10 गुना करेंगे 200, 10 गुना करेंगे 240, ये 10 गुना करोगे 280। क्लियर है? सभी को समझ में आएगा तो आपकी कैलकुलेशन कम रहेगी। आप ये पिछले सवाल में भी कर सकते थे। यस, ये बताइए जी इस क्वेश्चन का क्या आंसर है बच्चों? जवाब दीजिएगा। कर लोगे अब ऐसा सवाल? जय श्री राम। एक आदमी के पास सेम कुछ नहीं करना मंजू, जरा ढंग से सवाल पढ़ लो। एक आदमी के पास कुछ पैसे 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे। तुम तो यार गणित को रटना नहीं होता, गणित को पढ़ना होता है, समझना होता है। उसके लिए सवाल पढ़ना पड़ता है। जो मैं शब्द बोलता हूं उन पे ध्यान देना पड़ता है। सर दोनों बराबर करना होगा क्या? ये करना होगा क्या? वो करना होगा क्या? ऐसा कुछ नहीं है। जो सवाल के हिसाब से लॉजिकल है वो करना है। एक आदमी के पास 1, 50 और 25 पैसे के सिक्के हैं। किस रेशियो में? इस रेशियो में। यदि उसके पास 50 पैसे के टोटल 96 सिक्के हैं तो आप बताइए उसके पास कुल कितने रुपए हैं? बिल्कुल बेसिक सवाल। अगर एक आदमी के पास 1 रुपए 50 पैसे का मतलब 1/2 रुपए और 25 पैसे का मतलब 1/4 रुपए के सिक्के हैं, किस रेशियो में? नंबर ऑफ कॉइन का रेशियो क्या है? पूरा लिख के मैं आपको बता रहा हूं, है ना? लिखूंगा नहीं तो आपकी बुद्धि में नहीं जाएगा। 1/2 रेशियो 1/3 रेशियो 1/4 के रेशियो में। तो क्या आ रहा है मेरे दोस्तों? ये 12 आ रहा है। 12, 2 3 4 कैल्सियम 12, तो 2 छिक्का 12, 3 चौक 12, 4 तिया 12, 6 4 3 हो रहा है। आप बोलोगे सर नंबर ऑफ कॉइन्स 6 4 3 के रेशियो में है। लेकिन मेरे प्यारे भाई यहां भाई मुझे वैल्यू ऑफ मनी जब निकालूंगा तो बटे 2 आ रहा है, बटे 4 आ रहा है, 4 से गुणा करनी होगी। तो यहां पे अगर मैं 4 से गुणा कर लूंगा तो मेरी कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। 4 छिक 24 है भाई, 4 चौक 16 और 4 तिया 12। आप बोलोगे जी सर यानी कि 1 रुपए 50 पैसे 25 पैसे के जो सिक्कों की संख्या है वो 24 16 12 के रेशियो में है। तो वैल्यू ऑफ मनी का रेशियो क्या होगा? जवाब दीजिए। अगर 1 रुपए के 24 सिक्के हैं तो टोटल कीमत हो जाएगी कितनी? 24। अगर आधे 50 पैसे के 16 सिक्के कितनी कीमत हो जाएगी? 8। 1/2 गुणा 16, 1/4 गुणा 12, 3। यानी कि टोटल हो जाएगा मेरे दोस्तों 24 8 32 और 3 35। टोटल हो जाएगा मेरे प्यार में 35 यूनिट। आप बोलोगे जी सर आपसे ही तो पूछा कि कुल कितने रुपए हैं। सवाल में बोल रखा कि 50 पैसे के 96 सिक्के हैं। अगर 50 पैसे के 96 सिक्के हैं तो 50 पैसों के सिक्कों की वर्ध कितनी है? 48 रुपए। 50 पैसे के 96 सिक्के हैं तो 50 पैसों के सिक्कों की वर्ध कितनी है? 24 और 11 आएगा मेरे दोस्तों, ये 35 35 ही तो आएगा। क्या कर रहा था मैं?
मैं ये कह रहा था कि 50 पैसे के अगर 96 सिक्के हैं तो 50 पैसे के सिक्कों की वर्थ कितनी है? 48, 48। यहां 50 पैसे को सिक्कों की वर्थ है 8। सवाल में 8 की वैल्यू 48 दे रखी है, 6 गुना, 6 टाइम्स। तो टोटल सिक्कों की कीमत पूछी है 35। 35 की वैल्यू भी 6 टाइम्स हो जाएगी 210, और 210 रुपए ही इस क्वेश्चन का आंसर था। क्लियर है? 7 का मल्टीपल आंसर आना चाहिए। ये ऑप्शन नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। मंजू का डाउट है सर 48 कैसा है, प्लीज ये बता दो। मंजू, तुमसे हाथ जोड़ता हूं बेटा, तुम ये काम छोड़ दो। मंजू, 50 पैसे के 96 सिक्के हों तो कितनी कीमत है उनकी? मंजू बेटा, आपको खाना रोटी वगैरह बनाना आता है? कि आपको बहुत जरूरत पड़ने वाली है उस चीज की? कपड़े धोना वगैरह सीख लो बेटा, जरूरत है। 50 पैसे के अगर 96 सिक्के हैं तो 50 पैसे का मतलब होता है 1/2 रुपए। 96 सिक्के होंगे तो 48 रुपए कीमत बनेगी। 8 यूनिट बन रही है, 8 की वैल्यू 48 दे रखे 6 गुना, तो 35 की वैल्यू भी 6 गुना हो जाएगी 210। आप ऐसा सवाल कैसे पूछ सकते हैं? एक सरकारी नौकरी वाला व्यक्ति ये सवाल कैसे पूछ सकता है कि 50 पैसे के 96 सिक्के हैं तो 48 रुपए कैसे बन गए? हद भाई, तुम तो सरकार को बेच खाओगे। बताओ अगला सवाल। नेक्स्ट सवाल नंबर 27, जवाब दीजिएगा। अमन अपनी मर्जी से मल्टीप्लाई कर दिया 4 से, इजी कैलकुलेशन के लिए। बटे 2/4 करना था ना, तो आसान डाटे के लिए 4 से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने पूरे रेशियो को। ये बताइए, एक बैग में 50 पैसे, 25 पैसे और 10 पैसे के सिक्के हैं। ओके, बैग कंटेन्स फ्यू कॉइन्स ऑफ 50 पैसे, 25 पैसे एंड 10 पैसे कैन बी एक्सप्रेस्ड बाई 3 consecutive odd prime numbers that are in ascending order। बहुत बड़ा सवाल है। एक बैग में मेरे प्यारे बच्चों समझने की कोशिश करेगा, 50 पैसे, 25 पैसे और 10 पैसे के सिक्के हैं, और उनकी जो संख्या का रेशियो है ना, वो लगातार कॉन्जिक्यूटिव ऑड प्राइम नंबर्स हैं, बढ़ते हुए क्रम में, असेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है ना, ध्यान सुनिएगा। बैग में दोस्तों 50 पैसे यानी कि 1/2 रुपए, 25 पैसे का मतलब 1/4 रुपए। भाई ये तो जानते हो, 25 पैसे को चवन्नी कहते हैं, चवन्नी का मतलब 1/4 रुपए, और 10 पैसे का मतलब 1/10 रुपए के सिक्के हैं। और सिक्कों की जो संख्या का अनुपात है वो क्या है? वो 3 क्रमागत विषम अभाज्य संख्याओं के बढ़ते क्रम के अनुपात में है। तो सबसे पहले आप मुझे बताओ कि 3 लगातार ऑड प्राइम नंबर कौन से होते हैं? प्राइम नंबर होते हैं ऐसे नंबर मेरे दोस्तों जो या तो 1 से कटे या खुद से कटे, जैसे 19। 19 प्राइम नंबर, 1 से कटेगा या 19 से। 7, 7 प्राइम नंबर, 1 से कटेगा या 7 से। तो दुनिया में मेरे दोस्तों नंबर सिस्टम घुसा दिए इस सवाल में। कैसे? कि 3 लगातार प्राइम नंबर्स कॉन्जिक्यूटिव जो ऑड भी हो वो केवल एक ही है, 3:5:7, 3:5:7। ये नंबर ऑफ कॉइन्स का रेशियो होगा बढ़ते हुए क्रम में। ठीक है, 3 लगातार ऑड प्राइम नंबर कौन से होते हैं? तो एक ही सेट है, 3, 5, 7। ये तीनों लगातार विषम संख्याएं, 3, 5, 7 2-2 के गैप पे आ रही हैं, और ये तीनों के तीनों प्राइम नंबर अभाज्य संख्या भी हैं। अर्नव एक प्राइम नंबर नहीं होता, 3, 5, 7। इसको ध्यान रख लीजिए, नंबर सिस्टम का एक कंसेप्ट है। 3, 5, 7
लगातार ऑड नंबर्स भी हैं और ये प्राइम भी हैं। कुमार, 1 इज नॉट अ प्राइम नंबर। अभाज्य संख्याएं लेनी है और विषम संख्याएं लेनी है। विषम, विजय, केवल 3 5 7 ही है। कितनी बार बोलूं, 1 प्राइम नंबर नहीं होता। प्राइम नंबर के 2 फैक्टर होने चाहिए, 1 का केवल एक ही फैक्टर होता है। तो भाई ये नंबर ऑफ कॉइन्स का रेशियो हो गया 3 5 7। बैग में कुल 552 रुपए हैं। यदि 50 पैसे, 25 पैसे और 10 पैसे की संख्या को आपस में पलट दिया जाए अभी, तो आपसे पूछा बैग में कुल कितने रुपए बढ़ जाएंगे। यहां पे ये नहीं पूछेगा बैग में कुल कितने रुपए होंगे, आपसे पूछा बैग में कुल कितने रुपए बढ़ जाएंगे, ये सवाल है। करो, आपको क्वेश्चन समझ में आ गया क्या कहना चाह रहा है? सर दोवित भैया, मेरी हाथ जोड़ के विनती है, कृपया अगर आपको कुछ ना समझ में आया करे तो बकर बकर करने की बजाय एक बार सवाल पढ़ लिया करो। सवाल में क्या बोला है? विषम, 3 लगातार विषम, विषम, विषम अभाज्य संख्या। फिर से पढ़ो, 3 लगातार विषम, विषम ऑड अभाज्य संख्या, लगातार ऑड नंबर। अब समझ में आ गया क्या क्यों लिखा मैंने ये? 2 इज नॉट एन ऑड नंबर, 2 इज इवन नंबर। भगवान तुमको सद्बुद्धि दे और भगवान आपकी बीवी को ताकत दे तुम्हें झेलने की, या फिर तुम्हारी बीवी बिल्कुल ताड़का जैसी है जो तुम्हारे मुंह में घूसा मार के तुमको तुम्हारी बत्ती सी तोड़ दे, जिससे तुम चुप रहो और उस बेचारी का दिमाग खराब ना करो। मैं आपकी बीवी की जो है अच्छी मानसिक स्थिति के लिए भगवान से दुआ करूंगा, अगरबत्ती जलाऊंगा। तो मेरे दोस्तों, एक बैग में 50 पैसे, 25 पैसे और 10 पैसे के सिक्के हैं, ठीक है भाई, जिसमें नंबर ऑफ कॉइन्स का जो रेशियो है 3:5:7 है ना। कॉन्सिक्यूटिव ऑड जो है मेरे दोस्तों ये प्राइम नंबर है। बैग में कुल 552 रुपए हैं। अगर बैग में सिक्कों की संख्या को पलट दिया जाए तो आपसे पूछा है कि बैग में कुल कितने रुपए बढ़ जाएंगे, है ना, इंक्रीज अमाउंट कितना होगा। तो मेरे दोस्तों यहां बटे 2, बटे 4 और बटे 10 आ रहा है। तो मुझे वैल्यू ऑफ मनी निकालने के लिए मल्टीप्लाई करनी होगी। जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो डेसिमल में चला जाएगा और डेसिमल में जाने की वजह से आपकी कैलकुलेशन बढ़ेगी। तो कैलकुलेशन को आसान करने के लिए मेरे दोस्तों यहां 2 4 10 का एलसीएम क्या होता है? 20। इस पूरे रेशियो को 20 से गुणा कर लोगे तो आपकी कैलकुलेशन आसान आएगी। 20 से गुणा करेंगे अभी 3 5 7 में 20 से गुणा करेंगे, 20 तिया 60, अभी 20 पंजे 100 और 20 सत्ते 140। समझ में आ गया नासपिटो तुमको? ये नंबर ऑफ कॉइन्स का रेशियो है अभी। खच्चरो, इतनी गंदी गंदी गाली मैं तुमको देना चाहता हूं, टीचर हूं, मर्यादा में रहता हूं, नहीं दे सकता, बट जितनी तुमको आती है वो दे लो खुद को, है ना, सोच लेना मैंने दी है। भाई आप क्यों परेशान करते हो इतना? स्कूल के बच्चे थोड़ ना हो आप, घर से पढ़ के आया करो भाई, बादाम बादाम खाओ। अगर 1/2 रुपए के 60 सिक्के हैं तो कितनी कीमत बनेगी? 30। 1/4 रुपए के 100 सिक्के हैं, कितनी कीमत बनेगी? 25। 1/10 रुपए 140 सिक्के, कितनी कीमत बनेगी? 14। कीमत इतनी बनेगी। तो टोटल कीमत कितनी होगी मेरे दोस्तों? टोटल कीमत हो गई ये 30 25 14 ही आ जाएगा आपका 39 और 30 69 यूनिट। ये टोटल कीमत होगी जी 69 यूनिट। जबकि सवाल के अकॉर्डिंग ये बोला है कि बैग में जो कुल रुपए हैं वो 552 रुपए हैं। तो मेरे दोस्तों 69 यूनिट के लिए 552 रुपए कितने गुना है? 70 8 560 होता है, ये 8 कम है ना, 560 से 8 गुना है। क्लियर? मुझे लगता है कि आपकी बात अच्छी तरीके से समझ में आ गई। सवाल पूछा अगर बैग में सिक्कों की संख्या को पलट दिया जाए। पहले सिक्के क्या थे? पहले सिक्के मेरे दोस्तों 50 पैसे, 25 पैसे, 10 पैसे के थे। अब उल्टा कर दो, 10 पैसे, 25 पैसे, 50 पैसे, तो बीच वाला तो एज इट इज रहेगा, बीच वाला तो बीच में ही रहेगा भाई, ये पलट जाएगा। अभी ये 1/10 रुपए के कौन ये हो जाएंगे और 1/2 रुपए के कौन ये हो जाएंगे मेरे दोस्तों? आप बोलोगे हाँ जी सर।
भाई पहले सिक्कों की संख्या, पहले सिक्के थे 50 और 25 पैसे 10 पैसे का, पलट देंगे तो 10 पैसे 25 पैसे 50 पैसे के हो जाएंगे। क्लियर है? आप बोलो कि हाँ जी सर बिल्कुल सही। तो मेरे प्यारे भाई, अगर 1/10 रुपए के 60 सिक्के तो कितनी कीमत बनेगी? 6। 1/4 रुपए के 100 सिक्के कितनी कीमत? 25 ही बनेगी मेरे दोस्तों। और अगर 1/2 रुपए के 140 सिक्के कितनी कीमत बनेगी? 70। गुणा करेंगे तो 70 25 95, 95 और 6 कितना हो गया जी? 101। तो अब सिक्कों की वर्द हो जाएगी 101। अब सिक्कों की कितनी कीमत हो जाएगी? वर्द 101, 101। क्लियर है मेरे दोस्तों? 101। इससे सरकार को फायदा है आपको हायर करके। फायदा क्या है? क्योंकि आप में इतनी बुद्धि है ही नहीं कि आप कुछ भ्रष्टाचार कर पाओ या 2-4 रुपए ऊपर की कमाई कर लो। उसके लिए तो बुद्धि चाहिए, भगवान ने दी नहीं। काम आपसे वो खच्चरों की तरह करवा ही सकते हैं। तो मैं सजेस्ट करूंगा कि सरकार टैलेंटेड लोगों को ना भर के ऐसे कूड़ा विद्यार्थियों को भरेगा तो ठीक है, काम भी करेंगे और कुछ कर भी नहीं पाएंगे। तो मेरे दोस्तों 101, इतनी बेइज्जती करवाते शर्म नहीं आती तुमको? पहले सिक्कों की वर्द कितनी थी? 69। वर्द मतलब कीमत मंजू, कीमत। अब कितनी हो गई? 101। तो सिक्कों की कीमत कितनी बढ़ गई है? 69 से 101। तो आपका जवाब होगा सर 32 यूनिट बढ़ गई सिक्कों की वर्द, है ना। 1 यूनिट की वैल्यू 8 रुपए है, ये 8 टाइम्स है ना। 69 की वैल्यू 552 रुपए, 8 गुना, तो 1 की वैल्यू 8 रुपए, तो 32 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 32 गुणा 8, 256 रुपए, 256 रुपीज इस क्वेश्चन का आंसर है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। कोई बच्चा ऐसा तो नहीं इस क्लास में जिसको डाउट आया हो इस सवाल में? इतने प्यार से समझाया, एक एक चीज खोल खोल के लिखिए डिटेल में। अब लिख भी दिया है कि ये क्या है। अब पेपर में जो थोड़ा लिखना होता है कि नंबर ऑफ कॉइन्स का रेशियो है, ये वैल्यू ऑफ मनी है, ये केवल मैंने आपको समझाने के लिए लिखा। अब भी समझ में आए तो माथे पे टैटू बनवा लीजिए, आपको पता है किसका बनवाना है। चलिए, और इसी के साथ ये नंबर ऑफ कॉइन्स का पैटर्न समाप्त हो गया। ठीक है, मैंने आपको 5 सवाल इस पे करवा दिए। ठीक है ना, हर एक टाइप का, इजी भी मॉडरेट भी, सब कुछ। अब इसके बाद मेरे दोस्तों मिसलेनियस क्वेश्चंस, रेशियो के मिसलेनियस क्वेश्चन। कमलेश प्रजापति एक ही बात है। जो पलटने को कहा था बेटा अरविंद, अगर आप कॉइन्स की संख्या को रिवर्स कर दोगे तो जाहिर सी बात है मेरे दोस्तों, रेशियो रिवर्स करो या नंबर ऑफ कॉइन्स रिवर्स करो, बात तो एक ही है। कुछ नहीं समझते तुम लोग। आगे चलते मिसलेनियस। मैं आपसे बार बार एक ही गुजारिश करता हूं, अगर आपको कोई चीज ना समझ में आए करे तो आप बकर बकर करने के बजाय, बोर्ड पे देखने की बजाय, कमेंट सेक्शन में देखने के बजाय आप सवाल को पढ़ा करो। 5-6 बार सवाल पढ़ोगे अपना आप समझ में आएगा। ठीक है ना। ये अब देखिए रेशियो के मिसलेनियस क्वेश्चंस मैं आपको कराऊंगा, अच्छे ही विद्यार्थियों के लिए हैं ये। ठीक है भाई, और ढंग से इसको समझिएगा, किसी पैटर्न को फॉलो नहीं करते। जितने भी फिक्स पैटर्न के सवाल थे मैंने आपको सब करवा दिया ना। प्रोपोर्शनलिटी वाला, इनकम एक्सपेंडिचर वाले हो गए, पैसे बांटने वाले सवाल हो गए, कॉइन्स का सवाल हो गया, लास्ट ईयर इनकम, फर्स्ट ईयर इनकम, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड हो गया। सब कुछ हर एक टाइप को बहुत ही तसल्ली से मैंने आपको कंप्लीट करवाया। ठीक है ना। कोई स्टूडेंट ये चैलेंज नहीं कर सकता कि सर आपने ये टाइप छोड़ दिया, सब हो गया। लेकिन मिसलेनियस सवालों को भी अपने आप में भरपार है। ठीक है भैया। वो भी हम करेंगे। ठीक है, ऐसे सवालों को समझने के लिए आपकी लैंग्वेज बहुत अच्छी होनी चाहिए और आपको सारे बेसिक सवाल आने चाहिए रेशियो के। ये बताइए, द स्कोर ऑफ अमल एंड बिमल इन एग्जामिनेशन आर इन द रेशियो 11:14। एक एग्जाम में अमल और बिमल के स्कोर का जो रेशियो है वो 11:14 है। भाई एक एग्जाम में अमल और बिमल के स्कोर का रेशियो 11:14 है। एक अपील के बाद, आफ्टर एन अपील देयर स्कोर इंक्रीजेस बाय द सेम अमाउंट एंड देयर न्यू स्कोर्स आर इन द रेशियो 47:56। अब ध्यान सुनेगा, एक अपील लगाएगी, गुजारिश करेगी कॉपी को रीचेक करने की। एक अपील के बाद
उनका स्कोर सेम अमाउंट से बढ़ गया। भाई अमल का स्कोर भी सेम बढ़ा है, अमल और बिमल दोनों का स्कोर सेम अमाउंट से बढ़ गया, और बढ़ने के बाद अब उनके नए स्कोर का रेशियो हो गया मेरे दोस्तों, नए स्कोर का रेशियो 47:56 हो गया। द रेशियो ऑफ बिमल्स न्यू स्कोर टू दैट ऑफ हिज ओरिजिनल स्कोर। पूछा है कि बिमल के नए स्कोर का उसके और ओरिजिनल स्कोर से क्या रेशियो है, ये बताइए। एज वाले की अलग शीट आएगी, तानिया पूरी, ठीक है ना। प्रॉब्लम हो नहीं जिसको मैं रेशियो में नहीं घुसाऊंगा, ठीक है भाई। तो आप बताओ, अमल और बिमल दोनों का स्कोर ये देखिए सेम अमाउंट से बढ़ा, ये की पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो भाई डिफरेंस सेम होना चाहिए। अगर अमल का स्कोर 11 से 47 हो रहा है तो 36 बढ़ रहा है, बिमल का स्कोर 14 से 56 हो रहा है, 42 बढ़ रहा है, तो गलत बात है, गैप सेम है ही नहीं। तो गैप को सेम करना होगा। सेम बनाने के लिए मेरे प्यार में 11 और 14 के बीच में 3 का गैप है, और 47 और 56 के बीच में 9 का गैप है। तो गैप को सेम करने के लिए मेरे प्यारे भी दोनों जगह सेम करेंगे, 3 और 9 को सेम बनाएंगे, 9 बना लेते हैं मेरे दोस्तों। 9 बनाने के लिए मेरे प्यारे भाई यहां हम 3 से गुणा कर देंगे, 3 से, ठीक है ना। अब देखो ना, अमल का स्कोर 33 था, 33 से 47 हो गया, कितना बढ़ा, 14। विमल का 42 था, 56 हो गया, 14 बढ़ा, तो गैप सेम हो गए। मैंने आपको तरीका सिखाया है, ठीक है। पूछा है सवाल में बिमल के नए स्कोर का ओरिजिनल स्कोर से रेशियो। भाई बिमल का नया स्कोर कितना है, 56, और बिमल का ओरिजिनल स्कोर कितना था, 14 तिया 42। तो 56-42 का रेशियो पूछा है मेरे दोस्तों, 14 चौका 56, 14 तिया 42, 4:3 इस क्वेश्चन का आंसर है। बहुत ही बेसिक सवाल है। आज ही खत्म हो जाएगा भैया, रेशियो तो खत्म ही है, ठीक है ना। सवाल ही कितने इस शीट में, 53 सवाल है। अभी कुछ आप खुद भी तो करोगे कि सब कुछ मेरे मत्थे ही चढ़ोगे। नहीं अजीत, जरूरत नहीं है। ये बताइए, राजू पिज्जा का 3/8, राजू एट 3/8 पार्ट ऑफ ए पिज्जा, एडम एट 3/10 पार्ट ऑफ रिमेनिंग पिज्जा। पिज्जा खाऊंगा मैं भी। देन रेनू एट 4/7 पार्ट ऑफ पिज्जा दैट वॉज लेफ्ट। रेनू ने बचे हुए पिज्जा का 4/7 हिस्सा खा लिया। वॉट फ्रैक्शन ऑफ द पिज्जा इज स्टिल लेफ्ट। अभी भी पिज्जा का कितना भाग शेष बचा है, ये आपके सामने है। अभी भी पिज्जा का कितना भाग शेष बचा है, करिए, कौन करेगा जी, ऑप्शन आपके सामने। दोस्तों ये सवाल, क्या आपको ये सक्सेसिव नहीं दिखाई दे रहा, दिस इज ए क्वेश्चन ऑफ सक्सेसिव। बस यहां पे परसेंटेज की बजाय फ्रैक्शन में लिखा हुआ है, बस यहां पे फ्रैक्शन में लिखा हुआ है परसेंटेज की बजाय। भाई रिमेनिंग में से रिमेनिंग खाते जा रहे हो। पिज्जा 3/8 पिज्जा राजू ने खाया, यानी कि मेरे दोस्तों 3/8 खा गया राजू। अगर 8 था तो 3 खा गया, बचा 5, रिमेनिंग 5। अब रिमेनिंग का 3/10 खाया कितने, एडम ने, यानी कि 10 था, तो बचा कितना, 7। फिर रिमेनिंग का बचे खुचे का 4/7 खागी रेनू, यानी कि 7 था, तो 4 खागी, बचा कितना, 3। तो रिमेनिंग में से खाते आप जा रहे, तो दिस इज ए सक्सेसिव। सक्सेसिव की परिभाषा याद है आपको कि भूल गए, ठीक है भाई। तो आप इन तीनों की मल्टीप्लाई कर देंगे, 7 से 7 कट जाएगा, 5 से 10 2 बार चला जाएगा, यानी कि 8 दूनी 16 रेशो 3। तो पिज्जा जो बचा है वो 3/16 पार्ट बचा, यानी कि अगर ओरिजिनल 16 था पिज्जा, 16 यूनिट, 16 स्लाइस थी, तो अब केवल 3 स्लाइस बची है। 3/16 पार्ट ऑफ पिज्जा इज स्टिल लेफ्ट। आपसे पूछा कितना पिज्जा खा गए लोग, तो 13/16, 3/16 बाकी है, तो 13/16 खा गए। क्लियर है, आसान सवाल था दोस्तों। ये बताइए सवाल नंबर 30 क्या होगा जी इस प्रश्न का आंसर। इस सवाल की लैंग्वेज मेरे दोस्तों आपके लिए समझना बहुत ज्यादा जरूरी है।
बहुत बहुत ज्यादा है। ठीक है भाई। चलिए पहले हम इसकी लैंग्वेज को समझते हैं कि ये क्या कहना चाह रहा है। ठीक है दोस्त, व्हाट इज द सवाल। ए बॉय एंड ए गर्ल प्लेइंग विद द पेंसिल, एक लड़की और एक लड़का मेरे दोस्तों पेंसिल से खेल रहे थे। द गर्ल ब्रेक्स द पेंसिल इन टू पार्ट्स, लड़की ने पेंसिल के दो टुकड़े कर दिए। एंड द बॉय ऑब्जर्व दैट रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ दीज टू पार्ट्स इज सेम एज द रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ पेंसिल टू लार्जर पार्ट। लड़के ने ऑब्जर्व किया कि इन दोनों पार्ट्स की लंबाई का जो रेशियो है वो पूरी पेंसिल की लंबाई का बड़े पार्ट के साथ जो रेशियो है उसके बराबर है। तो आपसे पूछा, बताइए लड़की ने पेंसिल को किस रेशियो में ब्रेक किया है। करो मेरे दोस्तों, ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। ये है पेंसिल, ये पेंसिल है। तो एक बॉय और गर्ल मेरे दोस्तों पेंसिल से प्ले कर रहे थे। लड़की ने पेंसिल को दो पार्ट में ब्रेक कर दिया। तो सपोज लड़की ने पेंसिल को यहां से ब्रेक कर दिया मेरे दोस्तों, तो एक बड़ा हिस्सा हो गया, एक छोटा हिस्सा हो गया। लड़के ने ऑब्जर्व किया कि इन दोनों पार्ट्स का रेशियो वही है जो मेरे प्यारे भाई पूरी पेंसिल की लंबाई का बड़े पार्ट के साथ रेशियो है। अब देखिए, अगर आपको सवाल करना चाहता है सॉल्व, तो मेरे दोस्तों कुछ बच्चे क्या करेंगे, बड़े पार्ट की लंबाई को x मानेंगे, छोटे पार्ट की लंबाई को y मानेंगे। बड़े पार्ट की लंबाई x मानी, छोटे की लंबाई y मानी, फिर रेशियो लेंगे। तो आपको इस सवाल में तो रेशियो ही निकालना है ना, तो दो दो वेरिएबल मानने की जरूरत नहीं है। जब आपको इस सवाल में रेशियो ही निकालना है तो दो दो वेरिएबल मानने की सवाल में तो रेशियो ही निकालना है ना, तो क्या आपको ये सक्सेसिव नहीं दिखाई दे रहा। दिस इज ए क्वेश्चन ऑफ सक्सेसिव। बस यहां पे परसेंटेज की 33 से 47 हो गया। कितना बड़ा, 14। विमल का 42 था, 56 हो गया, 14 बढ़ा, तो गैप सेम हो गई। मैंने आपको तरीका सिखाया है। ठीक है, पूछा है सवाल में विमल के दो पार्ट में ब्रेक कर दिया, तो सपोज जो वही है रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। क्लियर है। तो एक्स की जगह माइनस का b करेंगे, माइनस माइनस प्लस 1 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac करोगे तो माइनस 1 का स्क्वायर 1, माइनस 4ac करोगे तो प्लस 4 हो जाएगा, यानी कि 5 अपॉन 2a का मतलब मेरे दोस्तों 2। तो एक्स की वैल्यू मेरे प्यारे बच्चों यहां से ये आ गई। मुझे लगता है इसमें कोई तकलीफ नहीं है। अब देखिए, रेशियो ये कभी भी निगेटिव नहीं आ सकता। अगर आप यहां से दो आंसर आ रहे हैं ना, अगर आप माइनस साइन लोगे ना तो 1 माइनस रूट 5 निगेटिव हो जाएगा, तो माइनस वाला पॉसिबल नहीं है। तो एक्स की जो वैल्यू है मेरे प्यारे भाई कितनी आ गई, 1 प्लस रूट 5 बटे 2 आ गई। तो रेशियो कितना आ गया, 1 प्लस रूट 5 रेशियो 2, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट है। रूट 5 प्लस 1 रेशियो 2। यस राहुल। इतना सुब्राता, किसी स्टूडेंट को इसमें कोई डाउट। देखिए, जब भी आपके सामने रेशियो आपको निकालना है और आपको दो वेरिएबल एज्यूम करने, तो आपको दो वेरिएबल की जरूरत नहीं है। आप एक वेरिएबल को फिक्स, आप एक कुछ भी मान लो, दूसरा वेरिएबल आप निकाल लो। माइनस इसलिए नहीं होगा
कि 1 माइनस रूट 5 निगेटिव हो जाएगा। निगेटिव पॉसिबल नहीं है भाई। कुछ बच्चे कहेंगे सर आपने x1 क्यों माना, x और y क्यों नहीं माना। अब जैसे एग्जांपल के लिए आप समझो कि a बटे b सपोज है 7:3, ये रेशियो है। इसका मतलब क्या, अगर b 3 है तो a 7 है। ये रेशियो हमेशा फिक्स रहेगा, दिस इज रेशियो, रेशियो इज ऑलवेज फिक्स। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि b 1 है, b 1 है, तो a कितना करना होगा, a करना होगा जी 7/3। अगर b को 1 करोगे तो a 7/3 हो जाएगा। रेशियो a से b का 7/3 ही आएगा। यानी कि अगर आपने b को 1 माना तो a ऑटोमेटिकली उसके हिसाब से एडजस्ट हो जाएगा। सेम यही कि अगर आप यहां पे इसको x मानते, इसको y मानते, दो दो वेरिएबल आते, क्वाड्रिक फिर भी सॉल्व करनी होती, लेकिन लिखना ज्यादा पड़ता। तो आपको रेशियो निकालना है, दो वेरिएबल मानने की जरूरत नहीं है। आपने एक मान लिया भाई कि ये एक फिक्स है, तो इसको आपने x मान लिया, x सॉल्व कर लो, आपका उत्तर आ जाएगा। बाकी अब अलजेब्रा में सीखना, इससे ज्यादा आपको नहीं समझ आएगा। ठीक है जी, आगे चलिए सवाल नंबर 31। नहीं ये तो रेशियो है ना प्रदीप, एक्सेल लेंथ नो नहीं निकाल सकते ना पेंसिल की। ये बताइए, बहुत बढ़िया सवाल है। सवाल रीजनिंग में भी आता है, राजा माना नहीं है, श्रीधराचार्य फॉर्मूला लगाया है। -b प्लस माइनस अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a। एक चिड़ियाघर में कुछ खरगोश हैं, कुछ कबूतर हैं। उनके सिरों को गिनने पर सिरों की संख्या 340, पैरों को गिनने पर पैरों की संख्या 1060। तो आपसे पूछे कबूतर कितने हैं, तो भाई कैसे करते हैं, बेसिक से कैसे करते हैं कि माना खरगोश x है, कबूतर y है। अगर सिरों की संख्या 340 है, सिर 340 है, तो जानवर भी 340 है, x प्लस वाई 340, पैर 1060 है। अब एक बात बताओ, खरगोश के 4 पैर होते हैं, कबूतर के 2 पैर होते हैं। तो खरगोश के 4 पैर है तो 4x हो जाएगा, कबूतर के 2y पैर हो जाएंगे 1060। दो इक्वेशन बनेंगी, दो वेरिएबल सॉल्व करने में टाइम जाएगा, ऐसे नहीं करना है। आप यहां पे इसको शिफ्टिंग से करेंगे, ब्रेक मेथड से। एक चिड़ियाघर में कुछ खरगोश है, कुछ कबूतर है। खरगोश के 4 पैर होते, कबूतर के 2। सिर जब गिरते तो 340 सिर आते, यानी कि जानवर 340 है। पैर गिनने पर पैर आते हैं 1060। एक बात बताओ, खरगोश के 4 पैर है, कबूतर के 2, तो इन 4 पैरों को आप ऐसे नहीं लिख सकते ब्रेक करके 2 + 2। आप बोलोगे जी सर परसेंटेज ब्रेक मेथड याद करो। खरगोश के भी 2 पैर होते हैं, कबूतर के भी 2 पैर होते हैं। खरगोश के भी 2 पैर हैं, कबूतर के भी 2 पैर हैं। अगर टोटल 340 जानवर हैं तो 340 जानवर के 680 पैर होने चाहिए, 680। लेकिन सवाल के अकॉर्डिंग पैर हैं कितने, 1060। 1060 पैर हैं, तो कितने पैर एक्स्ट्रा हैं, तो आपका जवाब होगा जर्जी 380। 380 पैर एक्स्ट्रा हैं। ये 380 पैर एक्स्ट्रा कैसे आए, ये 380 पैर एक्स्ट्रा कैसे आए, तो आपका जवाब होगा सर इस खरगोश की वजह से। ये हर एक खरगोश 2 पैर, हर एक खरगोश 2 पैर एक्स्ट्रा रखता है, तो 380 पैर एक्स्ट्रा है, यानी कि 380 पैर एक्स्ट्रा है, तो कितने खरगोश रहे होंगे, 190 खरगोश रहे होंगे। तो खरगोश की संख्या 190 आ गई। टोटल जानवर तो 340 है, 340 में से 190 खरगोश है, घटाएंगे तो बाकी कितना बचा, 150, 150। तो कबूतर जो है वो 150 है, बी ऑप्शन ये आंसर है। कबूतर 150 है। मुझे लगता है ये समझ में आ गया है आपको। आगे चलेंगे, अगला सवाल, सवाल नंबर 32। श्रीमती गिरी ने 1 दर्जन चूड़ियां खरीदी। एक दिन वह सीढ़ियों से फिसलकर गिर गईं। ज्ञात कीजिए इनमें से कौन सा एक अनुपात टूटने वाली तथा ना टूटने वाली चूड़ियों का नहीं हो सकता। 1 दर्जन का मतलब होता है 12 चूड़ी। दर्जन नाम सुने कभी जिंदगी में, डजन। 1 दर्जन चूड़ी खरीदी, 12 चूड़ी सीढ़ियों से गिर पड़ी, कुछ टूटी कुछ ना टूटी। तो टूटने वाली और ना टूटने वाली चूड़ियों का रेशियो क्या नहीं हो सकता। देखिए रेशियो जो भी होगा, रेशियो ऐसा होना चाहिए कि जोड़ के 12 से कट जाए, ये हो सकता है। 3 और 1 4 ये हो सकता है, 2 3 5 ये रेशियो नहीं हो सकता, सी ऑप्शन। ये भी हो सकता है कि अगर टोटल 12 चूड़ी हैं, 12 को 2:3 में बांटेंगे तो फ्रैक्शन में चला जाएगा, और चूड़ी कभी फ्रैक्शन में नहीं टूटेगी। तो दिस ऑप्शन कांट बी करेक्ट, सी।
बड़ा ही बेसिक सा सवाल है, ये बताइएगा जल्दी से। अगला सवाल आपके सामने, बहुत बढ़िया सवाल है, शानदार सवाल है, करिएगा। बैंकिंग का सवाल है। ए मैन कैन टाइप 20 लाइन इन 10 मिनट। एक आदमी जो है, एक आदमी 10 मिनट में 20 लाइन टाइप करता है, बट ही लीव्स 8% मार्जिन ऑन ईच लाइन। लेकिन वो हर लाइन में 8% मार्जिन छोड़ता है। मार्जिन का मतलब वो 8% जगह खाली छोड़ता है। 8% जगह खाली छोड़ता है, वो 92% जगह पर ही लिखता है। भाई ध्यान से सुना करो। एक आदमी 10 मिनट में 20 लाइन टाइप करता है, तो 1 मिनट में 2 लाइन टाइप करता है। बात आई समझ में? लेकिन वो 8% मार्जिन छोड़ता है हर लाइन में। इस बात का मतलब ये है कि वो 100% अगर टोटल पेज है ना, तो 8% जगह स्पेस छोड़ रहा है, 92% जगह वो लिख रहा है। इन हाउ मच टाइम ही विल टाइप 23 पेजेस विद 40 लाइन ऑन ईच पेज। बताओ वो कितने समय में 23 पेज टाइप कर देगा या लिख देगा। 40 लाइन है हर एक पेज पर, ऑन विच ही लिव्स 25% मोर मार्जिन देन बिफोर। यदि वो पहले के कंपैरिजन में 25% ज्यादा मार्जिन छोड़ता है, 25% मेरे दोस्तों ज्यादा मार्जिन छोड़ता है पहले के कंपैरिजन में। देखिए मेरे दोस्तों ध्यान से समझिएगा। भाई पहले मेरे दोस्तों वो कितना मार्जिन छोड़ता था? 8%। अब वो पहले से 25% ज्यादा मार्जिन छोड़ता है। 8% का 25% कितना होता है? पहले कितनी जगह खाली छोड़ता था? 8%। अब 25% अधिक छोड़ रहा है। ऐसा मत कर देना कि 8 + 25 33 कर दो, नहीं। पहले अगर 8% जगह खाली छोड़ रहा था, अब 8% से 25% ज्यादा है। 8% का भी 25% होता है 2%, यानी कि अब वो 10% जगह खाली छोड़ रहा है। पहले 8% मार्जिन छोड़ रहा था, अब 10% मार्जिन छोड़ रहा है। एक बात बताइए, उसे क्या टाइप करना है? उसे 23 पेज टाइप करने। कितने टाइप करने? 23 पेज टाइप करने। एक पेज पे 40 लाइन है, उसे इतनी लाइन टाइप करती है, इतनी लाइन उसे लिखनी है। और हर लाइन पे वो कितना मार्जिन छोड़ेगा? 10%। अगर 10% मार्जिन छोड़ेगा तो लिखेगा कितना? 90%, 90%। यानी कि ये उसे टोटल काम है जो उसे टाइपिंग का करना है। ये टोटल काम है जो उसे टाइपिंग का करना है। 23 पेज टाइप करने। एक पेज पे कितनी लाइन है? 40 लाइन है। इतनी लाइन होगी, हर लाइन में 10% मार्जिन छोड़ेगा तो लिखेगा कितना? 90%। ये टोटल काम उसे टाइप करना है। पूछा है कितना समय लगेगा। अब एक बात का जवाब दो मेरे दोस्तों। आदमी जो है 10 मिनट में 20 लाइन टाइप करता है, तो 1 मिनट में कितनी लाइन टाइप करता है? 1 मिनट में 2 लाइन टाइप करता है नॉर्मली। और वो ईच लाइन में 8% मार्जिन छोड़ता है, तो ईच लाइन में केवल 92% लिखता है मेरे दोस्तों। यानी कि 1 मिनट में वो इतना काम करता है। 1 मिनट में इतना पेज टाइप करता है, इतना पेज। 1 मिनट में 10 मिनट में 20 लाइन टाइप करता है, तो 1 मिनट में 2 लाइन टाइप करता है। लेकिन 2 लाइन में भी वो केवल 92% ही लिखेगा, 8% खाली छोड़ देगा। क्लियर है? आप मुझे बताओ, 1 मिनट वो इतना काम टाइप कर रहा है, टोटल इतने काम को टाइप करने में कितना समय लगेगा? तो जस्ट डिवाइड कर दीजिए बटे 2 गुणा 92%। बुद्धि लगाइए, बहरों की तरह बोर्ड पे मत देखिए, सुनिए मेरी बात को। अगर कोई आदमी, सपोज एग्जांपल ले रहा हूं, 1 मिनट में 5 पेज टाइप कर रहा है, तो 40 पेज टाइप करने में कितने मिनट लगेंगे? 40 बटे 5, 8 मिनट लगेंगे कि नहीं? अभी अगर कोई आदमी 1 मिनट में इतना काम कर रहा है, तो टोटल ये काम करने में कितना समय लगेगा? जस्ट डिवाइड कर दीजिए, इतने मिनट लगेगा। ठीक है, आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। तो परसेंटेज तो हट ही जाएगा। 23 चौका 92, 4 दूनी 8, पंजे 40, तो ये 90 पंजे आ जाएगा जी 450 मिनट। तो 450 मिनट आपको टोटल लगेगा पेज टाइप करने में। 450 मिनट को अगर घंटे में कहोगे तो 7 घंटे 30 मिनट होता है। ए ऑप्शन 7.5 घंटे। 10% कैसे लाए हैं हिमांशु? एक बंदा पहले 8% मार्जिन छोड़ रहा था, अब वो पहले से 25% ज्यादा मार्जिन छोड़ रहा है। 8% का 25% एक्स्ट्रा करोगे, 25% होता है 1/4।
8% का 1/4 2%, 2% जोड़ोगे तो 10% आएगा। बहुत ही बेहतरीन सवाल था, लैंग्वेज आपको इसकी क्लियर होनी चाहिए थी। आगे चलेंगे, अगला सवाल सवाल है जी आपके सामने 34, ये बताइएगा। बोलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ये बताइए। देखिए बहुत बेहतरीन सवाल है, लॉजिकली आपको सोचना है, और ये जो है टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस में भी आएगा सवाल। एन इंजन कैन मूव एट ए स्पीड ऑफ 20/3 मीटर पर सेकेंड विदाउट एनी वैगन अटैच्ड। एक इंजन जो है जब उससे कोई डिब्बा अटैच नहीं करते तो 20/3 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से दौड़ता है। मतलब जब कोई डिब्बा नहीं, उसके पीछे 0 डिब्बा है, तो इंजन किस स्पीड से दौड़ता है? इंजन दौड़ता है 20/3 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से। 20/3। रिडक्शन इन द स्पीड ऑफ ट्रेन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ द नंबर ऑफ वैगन्स अटैच टू द इंजन। सवाल की दूसरी लाइन को ढंग से पढ़िए। अगर ट्रेन में कोई डिब्बा नहीं जोड़ा गया है इंजन में, तो इंजन की स्पीड है 20/3 मीटर पर सेकंड। जैसे जैसे इंजन में डिब्बे लगाते जाओगे इंजन की स्पीड कम होती जाती है। तो ये दे रखा है कि ट्रेन की स्पीड में जो कमी है वो इंजन से जुड़े डब्बों की संख्या के स्क्वायर रूट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो इंजन की स्पीड में जो कमी है डेल्टा एस, डेल्टा एस, एस मतलब स्पीड, डेल्टा मतलब कमी। डेल्टा एस जो है इंजन की स्पीड में जो कमी है वो इंजन के पीछे जो डब्बे लगाए गए हैं, डब्बों की संख्या के स्क्वायर रूट वर्गमूल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ऐसा सवाल में बोला गया है। यदि केवल 4 डिब्बे इंजन से जोड़ते हैं तो इंजन की स्पीड 50/9 है। अगर आप इंजन में 4 डिब्बे लगा दोगे तो इंजन की स्पीड हो जाएगी मेरे दोस्तों 50/9, 50/9 मीटर पर सेकंड। क्लियर? आप बोलोगे हां जी सर। ज्ञात करिए कि एक इंजन अधिकतम कितने डब्बे खींच सकता है। यह इंजन मैक्सिमम कितने डब्बे खींच सकता है अपनी पूरी ताकत से? जवाब दीजिए मेरे दोस्तों। सवाल की लैंग्वेज को 2 बार और पढ़ो। जब इंजन से कोई डिब्बा नहीं है, 0 डिब्बे, तो इंजन की स्पीड ही है। जब 4 डिब्बे हैं तो इंजन की स्पीड है। इंजन की स्पीड में जो कमी है डेल्टा एस, वो डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल है, किसके समानुपाती है? डिब्बों की संख्या के स्क्वायर रूट के। क्लियर है? देखिए जब भी आप ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हो तो एक कांस्टेंट आता है, कांस्टेंट आता है कि आपने पढ़ा होगा फिजिक्स में, मैथ में, ठीक है ना, बचपन में पढ़ाई करिए ना अभी, कि आप बोलोगे जी सर √W। जब भी प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते तो कांस्टेंट आता है, कांस्टेंट का मान कुछ भी होगा, कुछ भी हो सकता है। अब एक बात का जवाब दीजिए भाई, इंजन पहले देखिए कोई डब्बा नहीं था, अब 4 डब्बे लगा दिए। 4 डब्बे लगाते ही इंजन की स्पीड में कितनी कमी आई है भाई? पहले इंजन की स्पीड थी 20/9, 20/3। पहले इंजन की स्पीड थी 20/3। 4 डिब्बे लगाते ही इंजन की स्पीड होगी 50/9। तो इंजन की स्पीड कितनी कम हो रही है? 60/9 माइनस 50/9, 10/9 मीटर पर सेकंड। यानी कि जब आप 4 डब्बे लगाते हो तो इंजन की स्पीड 10/9 मीटर पर सेकंड कम हो गई। तो इंजन की स्पीड में कितनी कमी आई? 10/9 की। कितने डब्बे लगाने पर? 4 डब्बे लगाने पर √4। आप बोलोगे जी सर √4 होता है 2, 2 से 10 5 बार चला जाएगा, तो के की वैल्यू आ गई यहां से जी 5/9। तो ये जो कंडीशन दे रखी थी केवल आपको कांस्टेंट निकालने के लिए दे रखी थी। तो के की वैल्यू आ गई 5/9 यहां से यूज करके आप लोगों ने निकाल ली के की वैल्यू। आप बोलोगे जी सर भाई 4 डब्बे लगाते इंजन की स्पीड कितनी हो गई? 10/9 कम हो गई। तो 10/9 इंजन की स्पीड में कमी आई 4 डब्बे लगाने पर। कांस्टेंट आ गया जी यहां से 5/9। मुझे नहीं लगता किसी को कोई प्रॉब्लम है। तो ये कंडीशन है आपकी, डेल्टा एस बराबर 5/9 √W। इसने बचपन में बिल्कुल फिजिक्स नहीं पढ़ी वो इस सवाल को
थोड़ा देर से समझिएगा। 5/9 अंडर रूट डब्ल्यू मेरे दोस्तों। आप बोलोगे जी सर बहुत बढ़िया, इसमें कोई तकलीफ नहीं है। सवाल में पूछा गया कि एक इंजन मैक्सिमम कितने डब्बे खींच सकता है। भाई एक बात बताओ, इंजन हद से हद क्या होगा? हद से हद ये होगा कि इंजन की स्पीड 0 हो जाए। अभी हद से हद ये होगा इंजन की स्पीड 0 हो जाए। बोलो, अगर कोई डिब्बा इंजन में अटैच नहीं है तो इंजन की स्पीड कितनी है? 20/3 मीटर पर सेकंड। अगर मुझे इंजन की स्पीड को 0 करना हो तो क्या आप मुझे बताओगे कि कितने डब्बे लगाने होंगे? अगर मुझे इंजन की स्पीड को 0 करना हो तो कोई बताएगा कितने डब्बे लगाने होंगे मिनिमम? पर इंजन की स्पीड 20/3 मीटर पर सेकंड है। मुझे 20/3 मीटर पर सेकंड से 0 पे लानी है स्पीड, यानी कि मुझे इंजन की स्पीड को 20/3 मीटर पर सेकंड कम करना है। इंजन की स्पीड में कितना रिडक्शन करना है? इंजन की स्पीड में 20/3 मीटर पर सेकंड की कमी करनी है, 20/3 की। आप बोलोगे जी सर, तो आप मुझे बताओ 20/3 मीटर पर सेकंड इंजन की स्पीड को कम करने के लिए कितने डब्बे लगाने होंगे इंजन में? तो आपका जवाब होगा सर 5 से 20 जो है 4 बार चला जाएगा, 3 से 9 3 बार, 4 तिया 12, रूट डब्ल्यू 12 आ गया तो डब्ल्यू की वैल्यू आ गई 144। यानी कि जैसे ही आप इंजन में 144 डिब्बे लगाओगे, इंजन में आप 144 डिब्बे लगाओगे, वैसे ही इंजन की स्पीड 0 हो जाएगी। जैसे ही आप इंजन में 144 डिब्बे लगाओगे, इंजन की स्पीड 20/3 मीटर पर सेकंड कम होके हो जाएगी 0। कुछ बच्चे सवाल का आंसर 144 बता रहे, 144 नहीं है इस सवाल का आंसर। देखिए सवाल को कई बार पढ़ना होगा। 144 डिब्बे लगाते ही इंजन की स्पीड 0 हो जाएगी। तो इंजन मैक्सिमम कितने डब्बे खींच सकता है? 143 डब्बे खींच सकता है केवल। जैसे ही आपने 144वां डब्बा लगाया, इंजन का दम निकल जाएगा और वो घुटने टेक देगा, आगे नहीं बढ़ पाएगा, उसकी स्पीड हो जाएगी 0। तो इंजन मैक्सिमम 143 डब्बे खींच सकता है। ऋषि, डेल्टा एस इज द रिडक्शन इन स्पीड। सवाल को ढंग से पढ़िए। डेल्टा एस स्पीड में कमी है, कमी। जब कोई डिब्बा नहीं होता इंजन की स्पीड है 20/3, 4 डिब्बे हैं तो इंजन की स्पीड है 50/9। सवाल में यह बोल रखा है कि इंजन की स्पीड में जो रिडक्शन है, स्पीड में कमी जो है, वो डिब्बों की संख्या के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो जब प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे, कांस्टेंट आएगा। कांस्टेंट की वैल्यू आपने निकाल ली। भाई 4 डिब्बे हैं तो स्पीड कितनी कम होगी? पहले स्पीड 20/3 थी, फिर 50/9 हो गई। स्पीड में 10/9 की कमी आई। तो आप यहां पर रखेंगे, कांस्टेंट आ जाएगा, सॉल्व करने पर 5/9। ये मेरे पास आ गई इक्वेशन। अगर मुझे इंजन की स्पीड को 0 करना हो, इंजन की स्पीड को 0 करने का क्या मतलब है? इंजन की स्पीड 20/3 मीटर पर सेकंड है। अगर मैं इंजन की स्पीड को 20/3 मीटर पर सेकंड कम करूंगा तो ही तो स्पीड 0 आएगी। भाई थोड़ी बुद्धि लगाओ, मेरे शब्दों को सुनो। इंजन की स्पीड 20/3 मीटर पर सेकंड है। इंजन की स्पीड को 0 करने के लिए इंजन की स्पीड को 20/3 मीटर पर सेकंड कम करना होगा। तो स्पीड में कितनी कमी लानी है? 20/3 की। कांस्टेंट है 5/9। डब्ल्यू रूट डब्ल्यू ये दे रखा है। डिब्बों की संख्या आगे 144। 144 डिब्बे लगाते ही इंजन की स्पीड 0 हो जाएगी। तो मैक्सिमम आप 143 डिब्बे लगा सकते हो, जिससे इंजन खींचता रहेगा। जिसको ना समझ में आए वो इस सवाल को दोबारा देखे, फिर भी ना समझ में आए तिबारा देखे, ना समझ में आए तो छोड़ दे। ठीक है ना? अगला सवाल 35 नंबर। बहुत बढ़िया सवाल, बहुत तगड़े तरीके से करना है। 2 कैंडल्स विद सेम लेंथ लाइट अप एट सेम टाइम। 2 मोमबत्तियां बराबर लंबाई की, उनको एक समय पर जलाया गया एक साथ। पहली मोमबत्ती 8 घंटे में जल जाएगी पूरी, दूसरी मोमबत्ती 6 घंटे में पूरी जलेगी। रेट ऑफ बर्निंग इज डिफरेंट फॉर बोथ कैंडल्स। ऐसा क्यों हुआ? 2 मोमबत्ती बराबर बराबर लंबाई की हैं,
लेकिन एक जलने में 8 घंटे ले रही है, एक 6 घंटे ले रही है। क्यों? क्योंकि दोनों की जलने की, दोनों मोमबत्ती की जलने की जो दर है, जो बर्निंग रेट है, वो अलग अलग है। भाई ये धीरे जल रही है तो 8 घंटे ले रही है, जल्दी जल्दी जल रही है तो 6 घंटे में ही समाप्त हो जा रही है। आफ्टर स्टार्ट ऑफ बर्निंग, जलाने के कितने समय के बाद, रेशियो ऑफ देयर लेंथ विल बी 3:1, उनकी लंबाई का रेशियो 3:1 होगा। जवाब दीजिए कितने समय के बाद उनकी लंबाई का रेशियो 3:1 होगा। दोनों लंबाई की जवाब देंगे। ऑप्शन आपके सामने है। बहुत बढ़िया सवाल है, बहुत बढ़िया। सबसे पहले आप एक बात बताओ, आपको लंबाई तो माननी ही पड़ेगी भाई, दोनों मोमबत्ती की बराबर बराबर है, कुछ ना कुछ तो मानना ही पड़ेगा। अब मानने से आसान है, एक्स मानने से बढ़िया है कि आप एलसीएम ले लो। भाई पहली मोमबत्ती 8 घंटे में जल जाती है, दूसरी मोमबत्ती 6 घंटे में जल जाती है, तो 8 और 6 का एलसीएम कितना आ जाएगा? 24। तो भैया मैंने दोनों मोमबत्ती की लंबाई को 24 मान लिया कि दोनों मोमबत्ती की जो लंबाई है वो 24 सेंटीमीटर की है। अगर पहली मोमबत्ती 8 घंटे में जलती है तो ये इसका बर्निंग रेट क्या है? 3 सेंटीमीटर पर आवर। ये 1 घंटे में कितनी जलती है? 3 यूनिट, 3 सेंटीमीटर पर आवर। दूसरी मोमबत्ती 6 घंटे में जलती है, तो किस स्पीड से जल रही है? 24/6, 4 सेंटीमीटर पर आवर। 1 घंटे में केवल ये 4 सेंटीमीटर जलती है। तो मैंने दोनों मोमबत्ती की लंबाई को 8, 6 का एलसीएम 24 सेंटीमीटर मान लिया। अगर ये पूरी 8 घंटे में जल रही है तो 1 घंटे में कितनी जल रही है? 3। 1 घंटे में कितनी जल रही है? 4। आपसे पूछा बताओ कितने समय के बाद दोनों मोमबत्ती की लंबाई का रेशियो 3:1 होगा। भाई मैंने मान लिया कि टी आवर्स के बाद, माना स्टार्टिंग में जलाने के टी आवर्स के बाद, टी आवर्स के बाद दोनों की लंबाई का रेशियो 3:1 होगा। अब बताओ भाई पहली मोमबत्ती 1 घंटे में 3 सेंटीमीटर जलती है, तो टी घंटे में कितनी सेंटीमीटर जल जाएगी? 3T, 3T जल जाएगी। आप बोलोगे जी सर 24 सेंटीमीटर लंबाई थी, अगर 3T जल जाएगी तो बचेगी कितनी? 24 माइनस 3T। दूसरी मोमबत्ती 1 घंटे में 4 सेंटीमीटर जलती है, तो टी घंटे में कितनी बर्न होगी? 4T। 24 में से अगर 4T बर्न हो जाएगी तो बचेगी कितनी? ये माइनस कर देंगे। आपसे यही पूछा है कि कितने समय के बाद दोनों की लंबाई का रेशियो 3:1 होगा। तो यही रेशियो आपको कितना करना है? 3:1। दोनों की लंबाई का रेशियो यही 3:1 होना चाहिए। बताओ जितने भी बच्चे लेक्चर देख रहे हैं इसमें किसी स्टूडेंट को डाउट तो नहीं? बोलो भाई। दोनों मोमबत्ती की लंबाई को हमने 24 मान लिया। पहली मोमबत्ती 1 घंटे में 3 सेंटीमीटर जल रही है, दूसरी 1 घंटे में 4 सेंटीमीटर जल रही है। जलने के माना टी घंटे के बाद दोनों की लंबाई का रेशियो 3:1 होगा। सिद्धार्थ क्या फायदा? आंसर तो तुम्हारा एक भी सवाल का आता नहीं है। एक भी सवाल का आंसर आता है तुम्हारे सिद्धार्थ? कचरा बुद्धि, धरती पे बोझ। अगर टी घंटे, ये 1 घंटे में 3 जलती है तो टी घंटे में कितनी बर्न होगी? 3T। ये 1 घंटे में 4 सेंटीमीटर जलती है, टी घंटे में कितनी बर्न जलेगी? 4T। और 24 में से 3T घटाओगे, 24 में से 4T घटाओगे तो बची लंबाई का रेशियो है, और रेशियो कितना होना चाहिए? 3:1 होना चाहिए। सॉल्व कर लोगे। 24 से कम 24, 24×3 = 72, डिफरेंस कितना आ जाएगा? 48। ये माइनस का 3T और ये माइनस का 12T, डिफरेंस कितना आएगा? 3 और 12T का 9T। ये माइनस का 3T और ये माइनस का 12T, डिफरेंस कितना आ जाएगा? 9T। T बराबर आ जाएगा 48/9। 3 से जाएगा 16/3 घंटे। 16/3 घंटे का मतलब होता है 5 सही 1/3 आवर, यानी कि 5 घंटा 20 मिनट। जल्दी जल्दी करा दो इनको, जैसे वीआईपी बनने नौकरी रखने लग रही है इनकी, जैसे अभी सही। ठीक करा दो। क्या करेगा जल्दी करके? कटोरा लेगा हाथ में। एक तो ऐसी सवालों में ऐसी हो रखी है बालकों की, जल्दी करा दो। तो 2 दूनी 4 चल रहा है, ये जल्दी करा दे। एक सवाल समझा के देख तू। ये सवाल तो इन गधों को आधे घंटे में भी समझा दे तू, यहां खड़े होके। है कमेंट सेक्शन है तो बकर बकर कुछ भी कर दो।
एक भी सवाल का उत्तर आ नहीं रहा, जल्दी करके क्या चार डालेगा हैं? गर्दन उखाड़ दूंगा। करो 36 नंबर सवाल। करो जल्दी। नहीं, कुछ अलग करने की जरूरत नहीं आदित्य, जितना मैं करा रहा हूं मेंस के लिए काफी है। ये सवाल देखिए, इतना स्पेशल सवाल है, आपके पेपर में भी सवाल आया था ये, बस वहां लैंग्वेज अलग थी, है ना। आप प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आपको क्वेश्चन मिलेगा कि एक चोर है, वो हीरे चुरा के भागता है, 3 गार्ड उसको मिलते हैं, है ना। हर गार्ड को आधे हीरे देता है, एक हीरा और देता है, फिर आधे हीरे देगा, फिर एक हीरा देगा, फिर आधे हीरे देगा, फिर एक हीरा देगा। ठीक है ना। अब ये सवाल देखिए, ऐसे क्वेश्चन को मेरे दोस्तों हमेशा आपको रिवर्स सॉल्व करना है, रिवर्स रिवर्स सॉल्व करिए। बहुत ही बेहतरीन सवाल है रेशियो का, ये कई बार एग्जाम में आया है। एमटीएस के पेपर में भी ऐसा सवाल आया था दोस्तों रिसेंट में। देखो, एक सज्जन ने कुछ बच्चों का दावत निम्न तरीके से करने का फैसला लिया। एक बहुत बढ़िया आदमी जेंटलमैन, उसने करा कि मैं छोटे छोटे बच्चों को दावत खिलाऊंगा। वह ही गिव्स हाफ ऑफ हिज टोटल स्टॉक ऑफ टॉफीज एंड 1 एक्स्ट्रा टू द फर्स्ट चाइल्ड। उसने बच्चों को टॉफी खिलाने का प्रॉमिस करा। उसने क्या करा मेरे दोस्तों, उसके पास टॉफियों का कुछ स्टॉक था, उसने पहले बच्चे को बुलाया और उसने आधी टॉफी उसे दे दी। ये ले, आधी टॉफी तू ले जा, और एक एक्स्ट्रा टॉफी दी। तो आधी टॉफी दी मेरे दोस्तों और एक एक्स्ट्रा टॉफी दी। एंड देन हाफ ऑफ रिमेनिंग स्टॉक अलोंग विद 1 एक्स्ट्रा टू द सेकेंड। फिर उसने दूसरे बच्चे को बुलाया। अब उसके पास जो टॉफी बची हैं, उसने आधी टॉफी दी उसे और एक एक्स्ट्रा दी। बात समझे? एंड कंटिन्यूइंग गिविंग अवे इन दिस फैशन, और यही फैशन दोहरा रहा है। फिर तीसरे बच्चे को बुलाएगा, उसके पास जितनी टॉफी बची है ना, रिमेनिंग जो टॉफी है, आधी टॉफी दी उसको तीसरे बालक को, फिर एक टॉफी और दी। हिज टोटल स्टॉक एग्जॉस्ट आफ्टर ही टेक्स केयर ऑफ 5 चिल्ड्रन। 5 बच्चों को टॉफी देने के बाद उसका स्टॉक खत्म हो गया, मतलब 0 टॉफी है अब उसके पास। हाउ मेनी टॉफीज वर देयर इन हिज स्टॉक इनिशियली। तो आपसे पूछा है कि उसके स्टॉक में शुरुआत में कितनी टॉफी थी। अगर आप इसको बेसिक से सॉल्व करेंगे तो एक्स मान के, सक्सेसिव नहीं अफजल, आधा करना है, एक कम करना है, फिर आधा करना है, फिर एक टॉफी कम करनी है, आधा कम करना है, फिर एक टॉफी कम करनी है। अब देखिए मेरे दोस्तों, ये तो हो ही नहीं सकता 59 कि 59 का आधा डेसिमल में चला जाएगा। ये ऑप्शन से आप चेक कर सकते हैं। क्लियर है? अब ध्यान से सुनेगा मेरे प्यारे भाई, बहुत ही प्यार से। 5 बच्चों की दावत करने के बाद उसके पास 0 टॉफी बची। देखिए रिवर्स समझिएगा भाई, अगर मैं कहूं कि आपके पास जैसे एक्स टॉफी है, एक्स, तो आप जैसे सपोज एग्जांपल ले रहा हूं, इसको भूल जाओ सवाल को। जैसे सपोज आपके पास 10 टॉफी है, तो 10 में से अगर आप आधा दे दोगे मेरे दोस्तों, तो कितनी टॉफी बचेंगी? 5। फिर 5 में से एक और दोगे तो कितनी टॉफी बचेंगी मेरे दोस्तों? 4। यही करा जा रहा है बार बार, बार बार इसी सवाल में यही किया गया है मेरे दोस्तों 5 बार। एग्जाम्पल के लिए अगर 10 टॉफी तो आप आधी टॉफी दे दोगे तो आपके पास आधी बचेंगी 5, फिर एक टॉफी और एक्स्ट्रा दोगे मेरे दोस्तों, आपके पास बचेंगे 4। ये सीधी कहानी है। अगर मुझे इसी कहानी को बच्चों उल्टा कहना हो तो मैं कैसे कहूंगा कि अगर अभी 4 टॉफी हैं, तो अगर मैं ऐसे जाऊंगा मेरे दोस्तों तो एक टॉफी आपकी बढ़ानी पड़ेगी 5। यहां मैंने आधा किया है, तो यहां दुगना करना होगा मेरे दोस्तों, दुगना 10। क्या मैं ऐसे नहीं करूंगा अगर मुझे इस कहानी को रिवर्स करना है? क्या अगर इसी प्रोसेस को मैं उल्टा करूंगा,
नीचे मुझे पता है कि 5 बच्चों की दावत देने के बाद 0 बचा है। अभी मुझे रिवर्स करना है इस सवाल को। ऑप्शन तो कर ही लोगे, जो ऑप्शन सेटिस्फाई कर जाए वो आंसर होगा। ऐसी करेंगे। अगर मैं सीधा प्रोसेस दे रखा हूं तो पहले मैंने आधी टॉफी निकाली, 5 बची, फिर एक टॉफी निकाली, 4। अगर मैं उल्टा कहूंगा तो 4 में पहले मैं एक टॉफी जोड़ूंगा, 5, फिर उसका दोगुना करूंगा, 10। यानी कि अगर आपको उल्टा प्रोसेस जाना है तो क्या होगा, पहले एक जोड़िए फिर दुगुना करिए, फिर एक जोड़िए फिर दुगुना करिए, फिर एक जोड़िए फिर दुगुना करिए। यानी कि मेरे दोस्तों अगर 5वें बच्चे के बाद उसके पास 0 टॉफी बची है तो 5वें बच्चे को कितनी टॉफी दी होंगी, 0 में एक जोड़ेंगे, एक, दुगुना करोगे 2, 5वें बच्चे को 2 टॉफी दी होंगी। चौथे को कितनी दी होंगी, 2 में एक जोड़िए 3, 3 में 3 का दुगुना करेंगे 6, चौथे बच्चे को 6 टॉफी दी, चौथे बच्चे को 6 टॉफी दी होंगी मेरे दोस्तों। क्लियर है? मतलब चौथे बच्चे के टाइम उसके पास 6 टॉफी होंगी चौथे बच्चे को देते वक्त। क्लियर है? फिर मेरे दोस्तों क्या, एक जोड़ेंगे दुगुना करेंगे, 6 और एक 7, 7 दूनी 14, ये 14 हो जाएगा। ये तीसरे बच्चे के वक्त है। फिर मेरे दोस्तों एक जोड़ेंगे दुगुना करेंगे, 14 एक 15, 15 दूनी मेरे दोस्तों 30। पहले बच्चे के देते वक्त कितनी टॉफी होंगी, एक जोड़ेंगे दुगुना करेंगे, 30 और एक 31 दूनी 62, यानी कि 62। इनिशियली मेरे प्यारे भाई उसके पास 62 टॉफी होंगी और ये आंसर है सी ऑप्शन। एक जोड़ना है, दुगुना करना है। अभी ये पहले बच्चे के वक्त 62 टॉफी है, दूसरे के वक्त 30 है, ये 14 है, ये 6 है और मेरे दोस्तों 2 है, और 5वें बच्चे को देते ही खत्म हो गई। तो आपको रिवर्स प्रोसेस करना है, एक जोड़ेंगे दुगुना करेंगे, एक जोड़ेंगे दुगुना, एक जोड़ेंगे दुगुना, एक जोड़ेंगे तिगुना। अगर पेपर में मेरे प्यारे भाई अगर कुछ और भी डाटा होता, बड़ा भी होता, कठिन भी होता, तो इस रिवर्स वाले तरीके से आप ऐसे सवालों को आसानी से कर सकते हैं। ऑप्शन से भी हो सकता है, जो ऑप्शन सेटिस्फाई कर जाए वो आंसर होगा। 62 टेस्ट सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है ना। ये केवल अभी आपको पहली बार पढ़ो इसलिए आसान लग रहा है, दूसरे सवाल में अप्लाई करना 5-10 सेकंड में सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन से कैसे करेंगे कि भाई ये तो उत्तर हो नहीं सकता क्योंकि आपको आधा करना है फिर एक कम करना है। अगर मैंने 60 मान लिया, 60 का आधा करोगे भाई 30 टॉफी दे दी, एक टॉफी और दी, 29, 29 बची। फिर दूसरे बच्चे को 29 का आधा दोगे तो डेसिमल में चला जाएगा, पॉसिबल नहीं है। 64 मानूंगा, 64 का आधा दोगे पहले बच्चे को 32, फिर एक दोगे 31, 31 बची। दूसरे को दोगे 31 का आधा करोगे मेरे दोस्तों तो डेसिमल में चला जाएगा, पॉसिबल नहीं है। 62, 62 है, आधी दी 31, एक और दी, बची 30, 30 का आधा दूसरे को दी 15, एक और दी, बची 14, 14 का आधा 7 दी, एक और दी, बची 6, 6 का आधा 3 दी, एक और दी, बची 2, 2 का आधा 1 दी, एक और दी, बची 0। सेटिस्फाई कर रहा है, ये आंसर है। आगे चलते, दोनों तरीके से बता दिया मेरे दोस्तों। सवाल नंबर 37, इस क्वेश्चन का क्या आंसर है, जवाब दो, फटाफट करिएगा।
आया किसी का? एक व्यक्ति ने 4 जोड़े काले मोजे और कुछ जोड़े भूरे मोजे खरीदे। मोजे मतलब जुर्राब, सॉक्स। काले मोजे के जोड़ों का जो मूल्य भूरे मोजे के जोड़ों के मूल्य का दुगना है ना? द प्राइस ऑफ ब्लैक पेयर ऑफ ब्लैक पेयर इज डबल दी ब्राउन पेयर। वाइल प्रिपेयरिंग द बिल, बिल प्रिपेयर करते समय क्लर्क डिड ए मिस्टेक, क्लर्क ने एक मिस्टेक कर दी। एंड इंटरचेंज द नंबर ऑफ ब्लैक एंड ब्राउन पेयर, उसने ब्लैक और ब्राउन पेयर के जो है नंबर्स को इंटरचेंज कर दिया। एंड दिस इंक्रीज द बिल बाय 50%, और इससे बिल का जो अमाउंट है वो 50% बढ़ गया। द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ ब्लैक एंड ब्राउन पेयर ऑफ सॉक्स इन द ओरिजिनल ऑर्डर, जो ओरिजिनल ऑर्डर दिया गया था उसमें ब्लैक और ब्राउन पेयर के सॉक्स का रेशियो क्या था, ये आपसे पूछा गया, जवाब दीजिए। देखिए, एक आदमी ने ऑर्डर किया 4 पेयर ब्लैक सॉक्स और माना एक्स पेयर ब्राउन सॉक्स, एक्स पेयर ब्राउन सॉक्स। क्लियर? आप बोलोगे जी सर ब्लैक पेयर का जो प्राइस है वो ब्राउन पेयर का दुगना है, यानी कि अगर ब्राउन पेयर 1 रुपए का मिल जा रहा है आपको तो ब्लैक पेयर आपको 2 रुपए का मिलेगा। ये बात आपको समझ में आ रही है? अगर आपको ब्राउन पेयर 1 रुपए का मिल रहा है तो ब्लैक पेयर आपको 2 रुपए का मिलेगा। तो आप मुझे बताओ कि बिल कितने का बनना चाहिए? अगर ब्लैक पेयर 2 रुपए का है, आपने 4 ब्लैक पेयर ली हैं तो 8 रुपए, 8 रुपए मेरे दोस्तों। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। प्लस ब्राउन पेयर आपने एक्स ऑर्डर करे हैं, एक ब्राउन पेयर 1 रुपए का है तो यानी कि 8 प्लस एक्स रुपए। ये आपका ओरिजिनल बिल होना चाहिए। दिस इज योर ओरिजिनल बिल, ये ओरिजिनल है। लेकिन हुआ क्या? वो है कि गलती से इंटरचेंज कर दिया ब्लैक और ब्राउन पेयर की संख्या को, यानी कि ब्लैक पेयर तो ले लिए एक्स, ब्लैक पेयर तो ले लिए मेरे दोस्तों एक्स, और ब्राउन पेयर ले लिए उसने 4। गलती से ऑर्डर लिखते समय रिवर्स कर दिया। अब अगर ब्लैक पेयर एक्स कर दोगे और एक ब्लैक पेयर 2 रुपए का है तो 2x रुपए के होंगे। ब्राउन पेयर 4 कर दोगे, एक ब्राउन पेयर 1 रुपए का है तो मेरे दोस्तों 2x प्लस 4 रुपए का बिल बन जाएगा। अब ब्लैक पेयर कितने हो गए मेरे दोस्तों? एक्स, ब्राउन पेयर 4, रिवर्स कर दिया। ब्लैक पेयर 2 रुपए का, ब्राउन पेयर 1 रुपए का, तो अब बिल बनेगा टोटल 2x प्लस 4। ये नया बिल है, न्यू बिल। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो नया बिल है वो ओरिजिनल बिल से 50% ज्यादा है। 50% का मतलब आधा, यानी कि ओरिजिनल बिल के मुकाबले नया बिल 50% ज्यादा है। यानी कि अगर ओरिजिनल बिल 2 का था ना, अगर आपका ओरिजिनल बिल दोस्तों 2 का था तो नया बिल 1 एक्स्ट्रा यानी कि 3 का है। आप बोलोगे जी सर बहुत बढ़िया। तो यहां से जब कैलकुलेट करेंगे 3 अट्ठे 24 माइनस 8 16 बराबर ये 3x माइनस 2 दूनी 4x, ये x आ जाएगा, तो x 16 आ गया मेरे प्यारे भाई। यानी कि मेरे दोस्तों x की वैल्यू 16 आ गई सॉल्व करने के बाद। आपसे पूछा है ओरिजिनल बिल में ब्लैक और ब्राउन पेयर का रेशियो। तो भाई ओरिजिनल बिल में ब्लैक पेयर तो 4 थे और ब्राउन पेयर थे मेरे दोस्तों 16। तो ब्लैक और ब्राउन पेयर का जो रेशियो था वो 1:4 था, यानी कि सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर है। काफी बच्चे 1:2 बता रहे हैं जो कि गलत है। वर्षा लैंग्वेज पढ़ो 2-3 बार। मुझे लगता है कि ये बात आपको समझ में आ गई है। आगे चलेंगे अगले सवाल की तरफ। 38 नंबर, ये बताइए इस क्वेश्चन का क्या आंसर है? सवाल ये है, ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार आता है मेरे दोस्तों। इस सवाल रिसेंट काफी फेमस हुआ है क्वेश्चन। इन ए स्कूल 5/12 ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट आर गर्ल्स एंड रेस्ट आर बॉयज। एक स्कूल में 5/12 स्टूडेंट गर्ल्स हैं, बाकी बॉयज हैं। 4/7 ऑफ नंबर ऑफ बॉयज आर बिलो 14 ईयर्स ऑफ एज एंड 2/5 ऑफ नंबर ऑफ गर्ल्स आर 14 years or above 14 years of age. If the number of students below 14 years of age is 1120, अगर 14 साल से कम उम्र के स्टूडेंट 14 साल से कम उम्र के स्टूडेंट 1120 हैं, देन द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द स्कूल। तो आपसे पूछा बताइए स्कूल में टोटल कितने स्टूडेंट हैं? चलिए
अब मेरे दोस्तों मैं यहां पे लिख रहा हूं बॉयज, यहां पे लिख रहा हूं मैं गर्ल्स। सवाल में ये बोला गया है मेरे दोस्तों कि एक स्कूल में 5/12 स्टूडेंट गर्ल्स हैं, है भाई, बाकी बॉयज हैं। यानी कि अगर टोटल 12 है, अगर टोटल 12 स्टूडेंट है तो उसमें से 5 गर्ल्स है और 7 बॉयज हैं। तो बॉयज और गर्ल्स की संख्या का रेशियो कितना है? 7:5। बॉयज और गर्ल्स की संख्या का रेशियो 7:5 है। क्लियर है? आपको बिलो लोगों पे फोकस करना है। 4/7 नंबर ऑफ बॉयज 14 साल से कम उम्र के हैं। जब सवाल में आपको 14 साल से कम उम्र के स्टूडेंट दे रखे तो हम उसी पे फोकस करेंगे। 4/7 नंबर ऑफ, ये बॉयज और गर्ल्स की संख्या का रेशियो है। 4/7 नंबर ऑफ बॉयज हैं 14 साल से कम उम्र के। 2/5 गर्ल्स या तो 14 साल के बराबर हैं या 14 साल से बड़ी हैं। यानी कि 2/5 अगर 14 साल के बराबर या बड़ी हैं तो 3/5 गर्ल्स ऐसी हैं, 1 में से घटाएंगे 2/5 को, 3/5 गर्ल्स ऐसी हैं जो 14 साल से कम उम्र की हैं। तो कोई मुझे ये बताएगा कि आउट ऑफ टोटल कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जो 14 साल से कम उम्र के, आउट ऑफ टोटल। तो ये हो गया मेरे दोस्तों वेटेड एवरेज। 7 लड़कों का 4/7 यानी कि 4 लड़के 14 साल से कम उम्र के, 5 लड़कियों का 3/5, 3 लड़कियां हैं 14 साल से कम उम्र की। आउट ऑफ टोटल, टोटल स्टूडेंट है कितने? टोटल स्टूडेंट है 7 5 12, यानी कि मेरे दोस्तों 7/12। 7/12 स्टूडेंट ऐसे हैं आउट ऑफ टोटल, क्या गए वेटेड एवरेज से 7/12, यानी कि अगर टोटल 12 स्टूडेंट हैं तो उसमें से 7 स्टूडेंट ऐसे हैं जो 14 साल से कम उम्र के हैं। और 14 साल से कम उम्र के स्टूडेंट है कितने? 1120। तो 7 की वैल्यू 1120 से कितने गुना? 160 टाइम, 16 7 112। तो ये भी 160 टाइम हो जाएगी, 12 गुणा 160 यानी कि 1920। यही इस क्वेश्चन का आंसर है, डी ऑप्शन। बारह का मल्टीपल भी देख सकते हैं। आगे चलेंगे नेक्स्ट सवाल की तरफ। 39 नंबर, ये बताइएगा मेरे दोस्तों। दो क्वेश्चन मैं कराऊंगा आपको, बहुत मजा आएगा, सवाल करके करिएगा। आशीष तुमने सुना मैंने क्या कहा? आशीष सवाल को दोबारा से पढ़ो, चुपचाप सवाल को दोबारा से पढ़ो, चुपचाप। चौदह साल से कम उम्र पे फोकस करना है। ये बताइएगा, मिस्टर अंकित सियाचिन के दौरे पर हैं। है भाई, बहुत बढ़िया, गए तो घूमने सियाचिन। आप गए हो कभी सियाचिन? मिस्टर अंकित सियाचिन के दौरे पर हैं और उनके पास अपने खर्चे के लिए 900 रुपए हैं। उनके पास खर्चे के लिए कितने रुपए हैं? 900 रुपए। यदि वह अपने दौरे से 4 दिन अधिक रुकते हैं, अगर वो 4 दिन अधिक रुकेंगे मेरे दोस्तों, तो उनके डेली का एक्सपेंडिचर 2.5 रुपए कम करना पड़ेगा। भाई सियाचिन के दौरे पर गए, पॉकेट में पैसा फिक्स है 900, 900 में ही गुजारा करना है। अगर वो 4 दिन ज्यादा रुकेंगे तो पर दिन का खर्चा 2.5 रुपए कम करना होगा। मिस्टर अंकित कितने दिनों के लिए दौरे पर हैं? मिस्टर अंकित कितने दिनों के लिए जो है दौरे पे गए हैं?
आप बोलोगे जी सर। तो मेरे प्यारे भाई, ऐसे सवाल को करने के दो तरीके हैं। या तो आप एक्स मान के करो कि माना एक्स दिन के लिए दौरे पर हैं, या फिर मेरे दोस्तों आप यहां पे ऑप्शन से करो। ऑप्शन बेस्ट है, जो ऑप्शन सेटिस्फाई करेगा वो आंसर होगा। भाई एक दिन का एक्सपेंडिचर कैसे आएगा? अगर मैं टोटल एक्सपेंडिचर को दिनों से डिवाइड कर दूं, आ जाएगा कि नहीं? भाई सपोज पहले मेरे दोस्तों 36 दिन हैं, अगर 4 दिन एक्स्ट्रा लिखोगे तो दिन हो जाएंगे मेरे दोस्तों 40। 45 दिन अगर आंसर मानता हूं, 4 दिन एक्स्ट्रा लिखोगे तो दिन हो जाएंगे 49। ये आंसर हो ही नहीं सकता। अगर 30 दिन है, 4 दिन एक्स्ट्रा लिखोगे रुकोगे तो दिन हो जाएंगे 34। 25 दिन है, 4 दिन एक्स्ट्रा रुकोगे तो दिन हो जाएंगे 29। पहली बात तो आंसर ऐसा ऑप्शन होना चाहिए जो 900 से आसानी से कट जाए। भाई सपोज पहला ऑप्शन देखो, 900 रुपए आपके पास टोटल है और आप 36 दिन रुकते हो, तो पर डे का कितना खर्चा हो रहा है? 900/36, यानी कि 25 रुपए पर डे आपका खर्चा। 25 रुपए पर डे। 36 की बजाय अगर आप 40 दिन रुकते हो, 900/40, तो आपका खर्चा कितना होगा फिर पर डे का? 22.5 रुपए। 90/4 होता है 22.5 रुपए। यानी कि पहले आपका खर्चा पर डे 25 रुपए था, आज आपका खर्चा पर डे 22.5 रुपए है। तो आपका खर्चा प्रतिदिन का 2.5 रुपए कम करना पड़ा कि नहीं करना पड़ा? आप बोलोगे हाँ जी सर, सेटिस्फाई कर रहा है। तो आंसर मेरे दोस्तों ऐसा ऑप्शन होना चाहिए था जो 36 से भी कटे और 4 ऐड करने पर जो संख्या आ रही है उससे भी आसानी से कटे। बटे में प्राइम नंबर, जहां बटे में प्राइम नंबर आता है ऐसे फर्जी ऑप्शन को हटा देते हैं। 37, 11, 31, 33 ये बहुत खतरनाक नंबर है। अब जैसे आप ये ऑप्शन मानोगे, भाई 945 से तो कट जाएगा, लेकिन 900 को 49 से भाग करोगे, क्या कभी ये डिवाइड हो पाएगा? नहीं डिवाइड होगा, ये जो का त्यों अटका रहेगा। 49 में प्राइम नंबर 7 होता है। जहां बटे प्राइम नंबर आ जाए अभाज्य संख्या, ऐसे ऑप्शन को हटा देंगे। ये पूरा लिखने की जरूरत नहीं, खच्चर करते हैं ऐसे। 49 900 को काटेगा ही नहीं। 34 में 17 आता है, 17 से 900 में भाग जाएगा ही नहीं। 29 में 29 का जो है भाग 900 में जाएगा ही नहीं। अभी दशमलव में जाएगा मेरे दोस्तों, वो पूरा डिवाइड होगा ही नहीं, है ना, अशांत दशमलव आएगा। तो ये फर्जी ऑप्शन हो नहीं सकते। एक ही एक प्यारा ऐसा ऑप्शन है जो 36-40 से इजीली कट जाएगा, केवल 900, यही करेक्ट हो सकता है। तो आप ऐसे सवालों को इस तरीके से करेंगे, आपको कम बर्डन रहेगा। ठीक है भाई, आज इतना ही छोड़ते हैं, बाकी कल करेंगे।